अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद इमरान स्कोप साइंस एकेडमी के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 16 डिस्कस कर रहे हैं, सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 16 सेकंड ईयर। इससे पहले आप लोगों ने फेज़ के बारे में पढ़ा था, फेज़ लैग और फेज़ लीड के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करते हैं एसी सर्किट्स के बारे में, और एसी सर्किट्स के बारे में डिस्कस करते हैं वन बाय वन। जो आपने कंपोनेंट्स डिस्कस करने हैं वो आपके पास है रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। डियर स्टूडेंट, डीसी सर्किट्स के अंदर करंट कंट्रोलिंग डिवाइस जो है आपके पास, तो कंट्रोलिंग डिवाइस इन इन डीसी सर्किट, डीसी सर्किट के अंदर वोल्टेज और करंट कंट्रोलिंग डिवाइस जो है वो हमारे पास है रजिस्टर। अब डीसी के अंदर तो जब भी हमें करंट को कंट्रोल करना हो तो हम रजिस्टर लगा देते हैं, और ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर के मुताबिक हम करंट और वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके पास जो एसी सर्किट्स हैं, अगर हम बात करते हैं एसी सर्किट्स की, तो एसी सर्किट्स के अंदर आपके पास जो करंट कंट्रोलिंग डिवाइस हैं वो करंट कंट्रोलिंग डिवाइसेस वो आपके पास कौन कौन से हैं। एक आपके पास रजिस्टर है, तो रजिस्टर एसी और डीसी दोनों में यूज़ होता है। दूसरे नंबर पे आपके पास कैपेसिटर है, और तीसरे नंबर पे आपके पास इंडक्टर है। तो एसी सर्किट्स के अंदर हमारे पास करंट कंट्रोलिंग डिवाइसेस ये तीनों हैं, रजिस्टर भी है, कैपेसिटर भी है और इंडक्टर भी है। तो तीनों को ही हम करंट कंट्रोलिंग डिवाइसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं वन बाय वन हमने डिस्कस करना है कि हाउ करंट फ्लो इन रजिस्टर, हाउ करंट फ्लो थ्रू कैपेसिटर एंड रजिस्टर। क्योंकि ये सर्किट सॉल्विंग प्रॉब्लम टाइप है, तो इसलिए हमें यहाँ पर कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। हाउ वी सॉल्व इनको सॉल्व कैसे करना है, इनके स्टेप्स हैं। आप सबसे पहला तो आपके पास जो स्टेप होगा उसमें आप सर्किट डायग्राम का ख्याल करेंगे कि पहले नंबर पे आपने बनानी है सर्किट डायग्राम। दूसरे नंबर पे सर्किट डायग्राम बनाने के बाद दूसरे नंबर पे आपने उस डिवाइस से रिलेटेड जो भी वोल्टेज और करंट की इक्वेशन है, इक्वेशन रिलेटिंग वोल्टेज एंड करंट, तो वोल्टेज और करंट की जो रिलेटेड इक्वेशंस हैं वो आपने दूसरे नंबर पे इक्वेशन राइट करनी है। तीसरे नंबर पे आपने डिस्कस करना है उनकी फेज डायग्राम के बारे में। फेज डायग्राम कि आपके पास वोल्टेज और करंट, इनके दरमियान क्या फेज डिफरेंस है, फेज लैग है या फेज लीड है, तो इसके बारे में आप डिस्कस करेंगे। फेज डायग्राम के बाद फोर्थ आपका स्टेप होगा, उसमें आप इसकी वेक्टर डायग्राम का जिक्र करेंगे। सो वेक्टर डायग्राम, पहले फेज डायग्राम बनाएंगे, फिर आप वेक्टर डायग्राम बनाएंगे। अब जो भी डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं वो डिवाइस जो अपोजिशन ऑफर कर रहा है उस अपोजिशन के बारे में बताएंगे। रजिस्टर की, कैपेसिटर की, इंडक्टर की कौन कौन सी अपोजिशन है और छठे स्टेप पे अपोजिशन के बाद आप बताएंगे पावर के बारे में कि वहाँ पर पावर का रिलेशन क्या होगा, पावर वहाँ डेसिपेट होगा या नहीं होगा, जो भी है। तो ये बच्चों 6 स्टेप्स हैं आपके पास। पहले नंबर पे आप बनाएंगे सर्किट डायग्राम, दूसरे नंबर पे इक्वेशन, तीसरे नंबर पे फेज डायग्राम, फिर आपके पास आ गई वेक्टर डायग्राम, फिर आपके पास अपोजिशन ऑफर बाय अ डिवाइस, जो भी डिवाइस जो अपोजिशन ऑफर कर रहा है, और छठे स्टेप पे आप पावर के बारे में बताएंगे कि हमारे पास वो जो सर्किट है वो पावर लॉस कर रहा है या नहीं कर रहा। इसके बाद हमारे पास जो पहला डिवाइस है रजिस्टर, तो हम बात करते हैं एसी थ्रो रजिस्टर की। एसी थ्रो रजिस्टर के रजिस्टर में से एसी किस तरह से फ्लो करता है, और जो जो बातें, जो जो स्टेप्स हमने पीछे डिस्कस की है, इन तमाम स्टेप्स के मुताबिक हम इसको जो है वो सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, रजिस्टर में से करंट कैसे फ्लो करेगा, डीसी करंट तो आपने पढ़ा है, तो एसी करंट को कैसे फ्लो करेगा इसके बारे में आते हैं। सबसे पहला जो स्टेप आपके पास वो सर्किट डायग्राम है। तो कंसिडर अ रजिस्टर, ये हमने एक रजिस्टर कंसिडर कर लिया। ये आपके पास
एक रजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस R है, इसको हमने कनेक्ट कर दिया है एक अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज सोर्स के साथ। ये बच्चों आपके पास आ गया एक वोल्टेज सोर्स, ये आपके पास अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज सोर्स आ गया आपके पास। इसको, ये आपके पास वोल्टेज सोर्स है, ये आपके पास आ गया रजिस्टर। तो पहले नंबर पे आपने क्या काम किया है, सर्किट डायग्राम बना दी, रजिस्टर को आपने एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा बता दें कि कंसिडर रजिस्टर आर, एक रजिस्टर हमारे पास आर है, कनेक्टेड एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स, कनेक्टिंग एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स। तो आपने एक रजिस्टर को एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया। किसी भी टाइम पर आपके पास जो रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज होगा, मीन एट एनी टाइम द अल्टरनेटिंग वोल्टेज, इसको मैं वी सी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, अल्टरनेटिंग वोल्टेज across the terminals of resistor। तो रजिस्टर्स के टर्मिनल्स के अक्रॉस जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज होगा उसको हम लिखेंगे एट एनी टाइम V इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ये बच्चों इक्वेशन आप पीछे डिस्कस कर चुके हैं, इससे पहले जो पिछले आर्टिकल्स आपने डिस्कस किए हैं उनमें आप इस इक्वेशंस को हम विद रिस्पेक्ट टू फेज और विद रिस्पेक्ट टू टाइम दोनों के हिसाब से डिस्कस कर चुके हैं। अब आपके पास यहाँ पर जो V नॉट है, ये आपको पता है, ये आपके पास पीक वैल्यू है ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज की, ये आपके पास पीक वैल्यू है। और जो आपके पास ओमेगा है, ये है आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और इसी तरह से आपके पास जो यहाँ पर T है, ये वो इंस्टेंट है जिस इंस्टेंट में हमारे पास ये वोल्टेज था अक्रॉस द टू टर्मिनल्स ऑफ रजिस्टर। तो पहले नंबर पे आपने सर्किट डायग्राम बना दी और आपने यहाँ पर इक्वेशन जो है वोल्टेज की इक्वेशन बना दी। अब हम करंट जो है उसकी बात करते हैं। तो करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट वो क्या होगा आपके पास, करंट फ्लोइंग थ्रू आर। अब इस आर में से जो करंट फ्लो होगा उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यूजिंग ओहम्स लॉ। यहाँ पर ओहम्स लॉ का यूज करते हैं, यूजिंग ओहम्स लॉ। वो V इज इक्वल टू आई आर है और यहाँ से मैं डायरेक्ट लिखता हूँ I इज इक्वल टू V ओवर आर। तो इस रिलेशन से हम करंट डिटरमाइन करेंगे। V की आपके पास की वैल्यू मौजूद है V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, तो यहाँ पर आप लिखें V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी डिवाइडेड बाय आर। तो यहाँ पर ये जो आपके पास V नॉट ओवर आर है, इसको हम I नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो I इज इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो I नॉट आपके पास दैट इज पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो ये अल्टरनेटिंग करंट की आपके पास पीक वैल्यू। तो ये दो रिलेशंस आपके पास आ गए। एक आपके पास ये रिलेशन है अल्टरनेटिंग वोल्टेज का और ये आपके पास आ गया करंट का। तो ये वोल्टेज है क्रॉस रजिस्टर, ये करंट है आपके पास एक क्रॉस रजिस्टर। तो अगर आप देखें बच्चों तो बोथ आर साइन फंक्शन, ये भी साइन ऑफ ओमेगा टी, या इसको आप यूं भी लिख सकते हैं V नॉट साइन ऑफ थीटा। थीटा से भी ये आपको बात क्लियर हो जाएगी। इधर भी आप इसको I नॉट साइन ऑफ थीटा। सो बोथ वोल्टेज एंड करंट आर साइन फंक्शन। तो दोनों ही हमारे पास साइन फंक्शन है। तो किसी भी एंगल पर थीटा अगर जीरो पुट करते हैं तो वोल्टेज भी आपके पास जीरो आएगा, करंट भी आपके पास जीरो आएगा। थीटा अगर हम 90 पुट करते हैं तो वोल्टेज V नॉट आएगा, करंट आपके पास I नॉट आएगा। 180 पर ये वोल्टेज और करंट फिर से जीरो। इसका मतलब ये हुआ बोथ वोल्टेज एंड करंट रीच देयर मैक्सिमम वैल्यू एट द सेम टाइम, कि आपके पास वोल्टेज और करंट जो हैं ये सेम टाइम अपने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू तक पहुंचते हैं। इसके बाद बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं इसकी जो नेक्स्ट आपके पास स्टेप था वो था आपके पास फेज डायग्राम। अब हमने इसकी फेज डायग्राम बनानी है, फिर वेक्टर, फिर अपोजिशन और फिर हम पावर की बात करेंगे। तो इस तरह से आपके पास जो वोल्टेज और
करंट की इक्वेशन आई है। जैसे वोल्टेज आपके पास V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी है, और करंट आपके पास I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ये वोल्टेज और करंट, सो बोथ आर साइन फंक्शन, both are sine function, reach their maximum and minimum value at the same time, अब बच्चों हम ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए ये देखें, आपके पास ये अलोंग वाई एक्सिस आ गया, इसको आप अलोंग वाई एक्सिस इसको वोल्टेज से रिप्रेजेंट कर दें, और जो अलोंग एक्स एक्सिस है दैट इज़ अ टाइम, और ये आपके पास आ गया। तो वोल्टेज और टाइम के हिसाब से आप इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। तो मैं पहले वोल्टेज की बात करता हूँ। तो आपके पास वोल्टेज जो है उसका मैं वेव फॉर्म बनाता हूँ। तो ये हमारे पास वोल्टेज की वेव फॉर्म बन रही है। तो ये आ गई हमारे पास वोल्टेज की वेव फॉर्म। सो ये आपके पास इनिशियली t इज इक्वल टू 0 है, वो सारे आपने इंस्टेंट और जो विद रिस्पेक्ट टू इंस्टेंट, विद रिस्पेक्ट टू फेस, आप इसको डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं करंट की वेव फॉर्म बनाता हूँ। तो हमारे पास जो करंट की वेव फॉर्म होगी वो आपके पास ये आ गई करंट की वेव फॉर्म। ये ब्लैक कलर से मैं करंट की वेव फॉर्म को रिप्रेजेंट करता हूँ। सो बच्चों, आप अगर देखें तो यहाँ पर आपके पास वोल्टेज और करंट दोनों ज़ीरो हैं। इधर आपके पास ये करंट मैक्सिमम है आई नॉट, इधर आपके पास वोल्टेज मैक्सिमम है वी नॉट। सो दे रीच देयर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू एट द सेम टाइम। यहाँ दोनों की वैल्यू ज़ीरो है, यहाँ दोनों की वैल्यू मैक्सिमम है, इधर फिर दोनों की वैल्यू ज़ीरो है, इधर फिर दोनों की वैल्यू मैक्सिमम है, और यहाँ पे फिर से इनकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। तो ये बोथ वोल्टेज एंड करंट रीच देयर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू एट द सेम टाइम। तो ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पे सेम टाइम रीच करेंगे। अब इसकी वेक्टर डायग्राम बनाते हैं। तो वेक्टर डायग्राम आप कैसे बनाएंगे? मैं अब चलता हूँ इसकी वेक्टर डायग्राम की तरफ। तो वेक्टर डायग्राम इस तरह से बनाई जाती है कि अगर दोनों के दरमियान कोई फेज डिफरेंस है तो उन्हें उसी हिसाब से वेक्टर्स को ड्रा करेंगे, और अगर नहीं है तो फिर उन्हें उसी हिसाब से। लेकिन जो आपके पास जो पीछे आपने पढ़ा कि लेंथ ऑफ वेक्टर, जैसे अगर मैं वोल्टेज का जो वेक्टर बनाऊंगा तो हमारे पास उसकी लेंथ वोल्टेज की पीक वैल्यू के बराबर होनी चाहिए, और जो करंट का वेक्टर हम बनाएंगे तो उसकी भी लेंथ उसकी पीक वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। तो मैं जनरली यहाँ पर दोनों को ड्रा करता हूँ कि ये हमारे पास आ गया वेक्टर वोल्टेज का, और दूसरा मैं वेक्टर बना रहा हूँ, ये आ गया आपके पास वेक्टर करंट का। तो दोनों सेम टाइम इन फेज होंगे ईच अदर। तो वेक्टर डायग्राम से ये चीज़ हमारे पास सामने आती है कि बोथ वोल्टेज एंड करंट, both voltage and current are in phase to each other, in phase to each other। तो दोनों वोल्टेज और करंट हैं आपके पास इन फेज है एक दूसरे के हिसाब से। तो अब हमने बच्चों यहाँ पर वेक्टर डायग्राम भी बना दी, और अब आते हैं हम इसके फिफ्थ स्टेप की तरफ। और फिफ्थ स्टेप आपके पास था अपोजिशन। ये आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। रजिस्टर हमारे पास एक ऐसा डिवाइस होता है जो अपोजिशन ऑफर करता है, फ्लो ऑफ करंट, और उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। सो अपोजिशन ऑफर्ड बाय रजिस्टर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। अब ये जो रजिस्टर अपोजिशन ऑफर कर रहा है इसको हम क्या नाम देंगे? रेजिस्टेंस का नाम देंगे, और इसको हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो रेजिस्टेंस है ये किसके बराबर होगा? इन केस ऑफ एसी सर्किट, इन केस ऑफ एसी सर्किट्स के केस में ये जो आर है ये होगा आपके पास रेशो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज एंड रूट मीन स्क्वायर करंट। तो आपके पास ये जो रेजिस्टेंस है ये रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज और रूट मीन स्क्वायर करंट के बराबर होगा। तो ये बच्चों आपके पास इसका रेजिस्टेंस आ गई।
तो रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज ये आपके पास वोल्ट होता है, करंट का यूनिट आपके पास एम्पेयर होता है, तो ये वोल्ट पर एम्पेयर ये किसके बराबर होगा, ओहम के बराबर होगा। तो रेजिस्टेंस का यूनिट आपके पास ओहम आ गया। अब जो आपके पास लास्ट स्टेप है वो है पावर। तो रजिस्टर है, तो रजिस्टर रेजिस्टेंस और करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा करंट कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट सर्किट के अंदर ज़्यादा होगा। तो इसलिए यहाँ पर हम जो पावर का रिलेशन यूज़ करेंगे, ये तीन रिलेशंस आपने पढ़े हैं, P इज़ इक्वल टू वी, आई भी आपने पढ़ा है, P इज़ इक्वल टू आई स्केयर आर भी पढ़ा है, और P इज़ इक्वल टू वी स्केयर ओवर आर भी पढ़ा है। तो ये तीनों रिलेशंस आपके पास पावर्स की हैं। इसमें वोल्टेज को हम वोल्ट्स के अंदर कैलकुलेट करेंगे, करंट को हम एम्पेयर में कैलकुलेट करेंगे, और जो आपके पास रेजिस्टेंस है इसको हम ओहम के अंदर, देन आपके पास जो पावर होगी पावर को हम वाट्स में कैलकुलेट करेंगे। तो आपके पास जो रजिस्टर है, रजिस्टर के अंदर पावर डेसिपेशन होता है, चाहे वो एसी है या डीसी है। तो जब भी इस रजिस्टर को हम एसी सर्किट्स में कनेक्ट करते हैं तो इसकी रेजिस्टेंस के मुताबिक करंट डेसिपेट होता है, और करंट की डेसिपेशन की वजह से पावर डेसिपेट होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपके पास एसी सर्किट्स और एसी फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर। इसमें जो मैंने आपको 6 स्टेप्स बताए हैं, जो अगले आपके पास आर्टिकल्स हैं, एसी थ्रू कैपेसिटर, एसी थ्रू इंडक्टर्स, तो उनके अंदर भी हमने ये 6 स्टेप्स को फॉलो करना है, और इन्हीं 6 स्टेप्स को फॉलो करके हमने बाकी सर्किट्स को भी सॉल्व करना है। और ये 6 स्टेप्स सर्किट डायग्राम है, जैसे पहले हमने सर्किट डायग्राम बनाया, फिर हमने इक्वेशन वोल्टेज और करंट से जो रिलेटेड इक्वेशंस थी वो इक्वेशंस ड्रा की हैं, फिर फेज डायग्राम हमने बनाई है, जैसे ये आपके पास फेज डायग्राम आ गई। फेज डायग्राम के बाद हमने वेक्टर डायग्राम बनाई है, और वेक्टर डायग्राम बनाने के बाद फिर हमने अपोजिशन मतलब रेजिस्टेंस की बात की है, रेजिस्टेंस के बाद हमने पावर का जिक्र किया है। तो ये वो 6 स्टेप्स हैं, जिन 6 स्टेप्स को फॉलो करके हमने अल्टरनेटिंग सर्किट्स को सॉल्व करना है। डियर